हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। सबसे पहले उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। उन सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जीएस पूछा जाएगा, उनको जीएस आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बेसिक से शुरुआत कर चुका हूँ। जिस कड़ी में मैंने पॉलिटी की शुरुआत करी थी, जिसके मैंने 3 चैप्टर कवर कर दिए थे, जिसमें से तो पहले मैंने इंट्रो वाली क्लास ली थी। उसके बाद मैंने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने संविधान निर्माण, संविधान सभा के बारे में पढ़ाया, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ाया, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ाया और उसके बाद संविधान के मुख्य स्रोतों के बारे में पढ़ाया। और उसके बाद हमने संविधान के जो स्रोत पढ़े थे वो हमने पूरे डिटेल में पढ़े थे कि संविधान के स्रोतों को विभिन्न देशों से लिया क्यों गया, आखिर लेने का कारण क्या था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे विभिन्न देशों के संविधानों से मूलभूत चीज़ों को लेने के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई थी। तो दोस्तों, यहाँ तक का हमने कवर कर लिया था। जितने भी मेरे साथी आज जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल के साथ में, वो आर ओ की प्लेलिस्ट में जा करके जो भी पॉलिटी के 5 लेक्चर आ चुके हैं पहले के, उसको कवर कर लें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें। क्योंकि आज से हम लोगों ने, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आज से कोर्स सिलेबस पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा आर्टिकल 1 to 51A, है ना, जिसमें से आज हम भाग 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया और भारत 2 शब्द का मतलब क्या होगा और ये 2 शब्द क्यों लिखे गए, इंडिया और भारत 2 शब्दों को क्यों लिखा गया और ये राज्यों का संघ का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में जब ये बात की बहस हुई कि हम अनुच्छेद 1 में भारत को हम भारतीय रहने दें, तो कुछ संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, हम मॉडर्न वे में भी चलेंगे, हम इंडिया रखने के पक्ष में हैं। लेकिन कुछ ने कहा नहीं, हम भारत रखेंगे। तो जब दोनों लोगों के बीच में बहस हुई तो अंत में ये डिसीजन निकला कि हम इंडिया दैट इज़ भारत, हम यही रखेंगे। यानी हम दोनों शब्दों को स्वीकार करेंगे। जिसको इंडिया से संबोधित करना है वो इंडिया से संबोधित करे, जिसको भारत से संबोधित करना है वो भारत से संबोधित करे। तो यहाँ पर इंडिया दैट इज़ भारत से शुरुआत करी गई और यही रीज़न था कि इंडिया और भारत दोनों शब्दों को यहाँ पर लिया गया। अब राज्यों का संघ का मतलब क्या है। अब जैसे हम यूएसए की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों ने आपस में समझौता किया और आपस में समझौता करने के बाद एक राज्य बना जिसको हम कहते हैं अमेरिका। तो वहाँ पर जो अमेरिका है वो वहाँ के राज्यों के समझौते का परिणाम है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत पहले बना, राज्य बाद में बने, इसलिए ये राज्यों का संघ है। यहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ है। उसके बाद कहा गया राज्यों और क्षेत्रों को प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। पहला, राज्यों के क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संघ एक संघ था क्योंकि यह अविभाज्य था और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। देश एक अभिन्न इकाई है। इस तथ्य के अलावा कि इसमें प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्य शामिल हैं। यानी कि भारतीय संघ से कोई भी राज्य को अलग अगर होना चाहे तो उसको इसका अधिकार नहीं है कि आपका जब मन आए आप कह दे कि मुझे अलग होना है, इसका अधिकार नहीं है। तो इसलिए क्या कहा गया इसको, ये अविभाज्य है। भारत संघ और भारत का क्षेत्र शब्दों में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। भारत संघ में केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त करते हैं और संघ के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। भारत के भू क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों दोनों को निर्दिष्ट किया गया है।
अनुच्छेद 2 की बात करें तो यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद कानून द्वारा नियमों और शर्तों के आधार पर नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 जो बात करता है, अनुच्छेद 2 का मतलब है कि भारत में जिस भी नए राज्य का प्रवेश करना है या स्थापना भी करनी है, उसका जो मेन आधार होगा, जो शक्ति होगी, वो संसद के पास होगी। संसद उसके संबंध में कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, शर्त बनाएगा। उसके आधार पर ही संघ में राज्यों का क्या होगा, प्रवेश होगा और उसकी स्थापना होगी। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस है वो ये है मेजर, कि आर्टिकल 2 में जो क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है और वो भारत में जुड़ना चाहते हैं, वो भी जो दायरा है वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। और आर्टिकल 3 में क्या आएगा, तो आर्टिकल 3 में संसद कानून बनाकर किसी राज्य से किसी भूभाग को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को पूरी तरह या भागों में मिलाकर या किसी भूभाग को किसी राज्य के भाग में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। और ये कैसे संभव है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन। अब देखो, यहाँ कहने का मतलब है कि संसद कानून बना करके किसी भी राज्य से किसी भूभाग को अलग कर दे। मान लो ये यूपी है, अब मान लो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, कोई भी एरिया हो, मान लो दिल्ली हो, कोई भी एरिया हो, राज्य हो, उस राज्य में से क्या करे सरकार, संसद क्या करे, एक ऐसा कानून बनाए उसमें से उसके कुछ भूभाग को अलग कर ले और उस राज्य की सीमा घटा दे। या फिर उसमें से कुछ राज्य ऐसे हो, कुछ क्षेत्र ऐसा हो जो दूसरे राज्य का हो और उसको अपने सीमा में, अपने उत्तर प्रदेश की सीमा में मिला ले, उससे क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा, ये किसी दो राज्यों को आपस में मिला करके भूभाग को बढ़ा दे, या फिर दो राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना दे। जैसे आप लोग एमपी में इस समय करंट अफेयर सुन रहे होंगे कि भील प्रदेश बनने जा रहा है, जो कि भारत का 29वां राज्य होगा, है ना। ये आपने करंट न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि वहाँ पर भील प्रदेश बन रहा है, तो यानी क्या है, संसद ने अनुमति दी होगी। और यहाँ पे नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन और मौजूदा राज्यों की सीमा या नाम, केवल यही काम आर्टिकल 3 में किया जाएगा। यही मेजर डिफरेंस है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। इस प्रकार संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, या किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इस संबंध में संसद क्या होगी, कुछ प्रक्रिया का पालन करेगी। पहले चरण में संसद का कोई भी सदन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऊपर वर्णित किसी भी या सभी परिवर्तनों को प्रभावी करने वाला क्या करेगा, विधेयक पेश करेगा। दूसरा, यदि ऐसा विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति संसद में इसे प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल को उनकी राय के लिए भेजेंगे। तीसरे स्टेप में यदि राज्य विधानमंडल दी गई समय सीमा के भीतर अपनी राय व्यक्त करने में विफल रहता है तो यह माना जाता है कि उसने अपनी राय व्यक्त कर दी है और संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही राज्य ने समय अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हों। यानी कि पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति कहेगा कि इनको संबंधित विधानमंडल के सामने पेश करो और उनको बताओ कि हम तुमको एक अवधि दे रहे हैं, इसमें तुम विचार करके बताओ कि अगर हम तुम्हारे राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं तो तुम क्या विचार व्यक्त करोगे। अगर कोई भी राज्य अपना विचार व्यक्त करने में असफल रहेगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने राय व्यक्त कर दी है, और यदि वो विचार अपने प्रस्तुत कर भी देता है तो संसद राज्य विधानमंडल उनके विचारों को एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में ऐसे विधेयक से पहले संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के विचार लेना आवश्यक नहीं है। सिर्फ यूनियन टेरिटरीज पे ये नियम लागू होता है कि उनके पास जब उनके क्षेत्रों का नाम हम परिवर्तन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनका विधानमंडल से हम विचार नहीं मांगेंगे, हम सीधा कर ही देंगे। तो ये आर्टिकल 3 था। आर्टिकल 4 मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कल उसको मैं लिखा हुआ भी आपको दे दूंगा, कल भाग 2 आपको पढ़ाना है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर आएंगे और उसका पूरा नियमन जो करेगी वो करेगी संसद और ये जो है आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा। 368 बात करता है संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की बात करता है, यानी कि जो भी सीमा परिवर्तन होगा वो सामान्य विधायी प्रक्रिया से होगा, सामान्य विधायी प्रक्रिया से होगा, सामान्य विधायी प्रक्रिया से होगा। बस यही सिंपल है आर्टिकल 4 में। अब देखो, कोई भी राज्य किसी दूसरे भारत जैसे राज्य को कह दे कि हम आप में मिलना चाहते हैं, है ना, या फिर कह दे कि हम उपहार में दे रहे हैं, या फिर कह दे या भारत उसको जीत ले, या फिर भारत खरीद ले, ये सारी गतिविधियों में हम 368 का प्रयोग नहीं करेंगे, संविधान संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर भारत अपने में से कोई राज्य किसी को दे रहा है तो यहाँ पर जो विचार होगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो संविधान संशोधन का पार्ट हो जाएगा।
और संविधान संशोधन का पार्ट हो जाने का मतलब अब 368 यहाँ पे लागू होगा और संविधान संशोधित होगा और फिर भारत अपना कोई राज्य दूसरे राज्य को देगा। तो यहाँ पूरा आपका भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 मैंने कवर कर दिया है। और जो बेसिक डिफरेंसेस थे आर्टिकल 2 और 3 के बीच में, और आर्टिकल 1 का एलोबरेशन और आर्टिकल 4 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। कल मैं आर्टिकल 4 को और एलोबरेट करूंगा, बेरूबारी मामला भी आपको बताऊंगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बताऊंगा। तो ये आपका केस स्टडी भी हो जाएगी और आपको ये आर्टिकल 4 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कल हम भाग 2 पढ़ेंगे जो कि है हमारी नागरिकता, है ना। तो कल हम उस वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताते रहिए और अपने साथी का साथ दीजिए। धन्यवाद।